नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स फॉर एग्जाम्स 21 जुलाई 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला, हिमाचल प्रदेश बिकम्स फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू कनेक्ट ऑल रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल्स इक्विप्ड विथ VLTD विथ ERSS। देखिए, हिमाचल प्रदेश देश का पहला स्टेट बना है जहां पे सारे रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल्स में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस या फिर VLTD इक्विप किया है विथ इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। तो इससे क्या होगा ना दोस्तों, सारे व्हीकल्स को ट्रैक कर सकता है। देश में कहीं पे भी जाएगा व्हीकल्स का लोकेशन पता चल जाएगा। तो अभी तक हिमाचल प्रदेश में 9423 व्हीकल्स में ये सिस्टम इंस्टॉल किया है और इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के साथ लिंक भी किया हुआ है। तो क्या है कि सारे गाड़ियों में एक इमरजेंसी पैनिक बटन सिस्टम होगा जिसको दबाने से इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम नंबर 112 से कनेक्ट हो जाएगा। वैसे आपको पता होगा हमारे देश में इमरजेंसी नंबर है 112। 112 में फ़ोन करने से आपको जो भी हेल्प चाहिए, जैसे कि आप कोई इमरजेंसी में फंस गया या आपको फायर इंजन चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, जो भी आपका इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है वो हो पाएगा 112 से। ठीक है, ये 112 नंबर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे पैनिक बटन जो है ये दबाने से ये सिग्नल चले जाएगा सैटेलाइट के थ्रू और पुलिस से कनेक्ट हो जाएगा। तो मतलब आपको ये नेटवर्क की चिंता भी नहीं होगा, सीधा सैटेलाइट से कनेक्शन होगा। ठीक है, नाउ तो ये किसके लिए काम आएगा? इट वुड बी इजी टू डिटेक्ट द थेफ्ट ऑफ व्हीकल्स। अगर गाड़ियों की चोरी हो जाता है तो गाड़ियों को ट्रैक करने में काम आएगा। एंड सेफ्टी ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन इन द स्टेट के लिए भी बहुत काम आने वाला है दोस्तों। अगर कोई बच्चे या कोई महिला इमरजेंसी में फंस गए, ठीक है, तो ये सिस्टम से गाड़ी को ट्रैक कर सकता है, उनको उन तक हेल्प पहुंचा सकता है। रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट में भी सिमिलर एक सिस्टम इंप्लीमेंट किया था, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस इन ऑल पैसेंजर सर्विस व्हीकल्स, और ये अगस्त 1, 2022 से इंप्लीमेंट होने वाला है पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश में। अगला है सेफेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड फॉर ट्रैवलर्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 रिलीज हुआ है और ये टोटल 163 कंट्रीज को रैंक करते हैं दोस्तों, और ये कंपेयर करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस बेस्ड इन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। तो इस रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, पिछले 14 साल में ग्लोबल पीसफुलनेस हैज फॉलन बाय 3.2%। ठीक है, तो दुनिया भर में जो शांति है, पीस है, वो नीचे जा रहा है दोस्तों। पिछले 14 साल में 3.2% नीचे गया है। ठीक है, और देखिए ये जो रैंकिंग है ये कौन कौन से क्राइटेरिया के ऊपर होता है। देखिए, कंट्रीज का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चेक करते हैं, नेबरिंग कंट्री के साथ जो रिलेशन है वो देखते हैं, रिफ्यूजीज कितने हैं वो देखते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स कितने हैं वो देखते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है उसके बारे में देखते हैं, एक एक कंट्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर कितना करता है, इनकार्सरेशन रेट्स क्या है, इनकार्सरेशन मतलब जितने लोग जेल में बंद है, ठीक है, एंड परसेप्शंस ऑफ क्रिमिनलिटी कैसा है। तो ये सब देखने के बाद कंट्रीज को रैंक करते हैं दोस्तों। तो इसमें टॉप पोजीशन में आया है आइसलैंड। देखिए, वैसे ये ग्लोबल पीस इंडेक्स रैंक देना शुरू किया था 2008 में, तब से आइसलैंड टॉप पोजीशन में है दोस्तों। तो पिछले 14 साल से आइसलैंड टॉप पोजीशन में है। और सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कौन है? न्यूजीलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, मैक्सिमम तो यूरोपियन कंट्रीज आपको देखने को मिल रहा है, केवल एक न्यूजीलैंड यूरोप से बाहर है पहले 5 पोजीशंस में। यूक्रेन का पोजीशन 17 प्लेसेस नीचे गया है दोस्तों ड्यू टू रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन का रैंक वैसे अभी नंबर 153 है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 129 है दोस्तों, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सिविल अनरेस्ट बहुत है। यूनाइटेड किंगडम का रैंक है 34। साउथ एशियन नेशंस में सबसे ऊपर है भूटान, 19th रैंक है दोस्तों। इसके बाद नेपाल का 73, श्रीलंका का 90, बांग्लादेश का 96, पाकिस्तान का 147 है दोस्तों इंडेक्स में। इंडिया का प्लेस जो है 3 प्लेसेस ऊपर गया है, 135 है दोस्तों। और पहला 20 रैंक इधर दिया हुआ है दोस्तों, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, पोर्चुगल, स्लोवेनिया, चेक रिपब्लिक, सिंगापुर, जापान, स्विट्जरलैंड, कनाडा, हंगरी, फिनलैंड, क्रोएशिया, जर्मनी, नॉर्वे, मलेशिया, भूटान एंड स्लोवेकिया। वैसे आप देख ही सकते हो मैक्सिमम कंट्रीज तो यूरोपियन कंट्रीज है। अगला है विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड प्रोड्यूसर्स। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली विंडफॉल टैक्स स्लैश किया है, तो मैं आपको बताऊंगा विंडफॉल टैक्स मतलब क्या होता है। देखिए, विंडफॉल टैक्स इज ए वन ऑफ टैक्स विच इज इम्पोज्ड बाय ए गवर्नमेंट ऑन ए कंपनी। गवर्नमेंट एक कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर जब टैक्स इंपोज करते हैं ना, उसे विंडफॉल टैक्स बोलते हैं। वैसे ये प्रॉफिट के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, समझ गए? कंपनी ने कुछ किया नहीं होगा,
फिर भी उनका प्रॉफिट्स हो रहा है, तो वो प्रॉफिट के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, आपको पता है हमारे देश का जो क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट है उसका करीब 86% हम इंपोर्ट करते हैं। अब ये जो 86% ये प्रिसाइज फिगर नहीं है, मैंने एक राउंड फिगर बताया, फिर भी करीब 86% हम इंपोर्ट करते हैं। बाकी जो 14% का क्या है, वो तो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहा है ना, इंडिया में भी क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है। अब देखिए इंडिया में जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन होता है उसका रेट भी सेम इंटरनेशनल मार्केट का जो रेट है ना वही है। तो जैसे इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो इंडिया में जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है उनको भी प्रॉफिट हो रहा है, जिसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल ही नहीं है। समझ गए आप? तो वो प्रॉफिट्स के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करता था, तो उसको अभी थोड़ा बहुत स्लैश किया है, ये न्यूज आया था। और एक एग्जाम्पल मैं बोलूंगा आपको, जैसे कि लॉटरी टैक्स हो गया, टैक्स ऑन विनिंग्स फ्रॉम गेम शोज हो गया, हॉर्स रेसिंग, गैम्बलिंग, बेटिंग, ये सब विनफॉल टैक्सेस का एग्जाम्पल है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल केरला में लॉटरी है, ठीक है, मान लीजिए लॉटरी का फर्स्ट प्राइस है 1 करोड़ रुपीस। केरला गवर्नमेंट इस लॉटरी के ऊपर टैक्स इंपोज किया है 44% का। मतलब अगर आपको 1 करोड़ रुपीस का लॉटरी मिलेंगे तो आपको केवल कितना मिलेगा, 56 लाख मिलेगा। ये जो 44% है ये गवर्नमेंट का टैक्स है, ठीक है। और देखिए गेम शोज, अगर आप कौन बनेगा करोड़पति में गए और आपको 1 करोड़ रुपया मिल गया तो आपको वो 1 करोड़ नहीं मिलेगा, उसके ऊपर टैक्स इंपोज किया है गवर्नमेंट, ठीक है, करीब 30-40% का टैक्स है। और देखिए हॉर्स रेसिंग में जो प्रॉफिट मिलता है, गैम्बलिंग और बेटिंग से जो प्रॉफिट मिलता है, तो ये सबके ऊपर गवर्नमेंट विनफॉल टैक्सेस इंपोज करता है, ठीक है। अब ये जो विनफॉल टैक्स है ना, ये नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स से हमेशा ऊपर ही होगा, ठीक है। अगला है चीन रेफ्यूजीज फ्रॉम म्यांमार। देखिए रिसेंटली द इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था चीन रेफ्यूजीज के बारे में, ये म्यांमार से दोस्तों, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए म्यांमार में कूप होने के बाद एटलीस्ट 1000 पीपल फ्रॉम द एडजॉइनिंग चीन स्टेट ऑफ म्यांमार क्रॉस्ड द बॉर्डर इनटू मिजोरम। देखिए म्यांमार और मिजोरम का इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये बात आपको पता होगा। तो म्यांमार मिजोरम बॉर्डर के आसपास चीन करके एक कम्युनिटी है दोस्तों, उधर से करीब 1000 लोग मिजोरम पहुंचे हैं, ये काफी न्यूज में आया था। तो चीन स्टेट ऑफ म्यांमार से जो रिफ्यूजीज आए हैं इन्हें चीन रिफ्यूजीज बोलते हैं। ये जो चीन से, ये एथनिकली मिजो से रिलेटेड है। मिजोज मतलब मिजोरम का एक एथनिक कम्युनिटी है। तो मिजोरम गवर्नमेंट जो है इनको फेवर करते हैं, क्योंकि मिजोरम गवर्नमेंट के लिए ये चीन कोई अलग नहीं है, ये उनके लोगों से थोड़ा बहुत मिलते हैं। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को कुछ डायरेक्टिव्स इशू किया था ये रेफ्यूजीज के रिगार्डिंग। देखिए वैसे देखा जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट रेफ्यूजी से रिगार्डिंग कोई डिसीजन वैसे नहीं ले सकता, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डायरेक्टिव्स इशू किया था। Further, MHA directives advised Mizoram that India is not a signatory to the UN Refugee Convention of 1951 and 1967 प्रोटोकॉल। देखिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है दोस्तों रिफ्यूजी से रिगार्डिंग, वह है यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ 1951 एंड 1967 का एक प्रोटोकॉल। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, इसलिए ज़्यादा हमें करना नहीं है रिफ्यूजी से रिलेटेड। जो उसमें सिग्नेटरी है उन्हें कुछ गाइडलाइंस वगैरह फॉलो करना होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिजोरम गवर्नमेंट को ये बोला भी था किसी भी रिफ्यूजी को रिफ्यूजी स्टेटस नहीं देना है। वैसे रिफ्यूजी स्टेटस देने का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। वैसे इंडिया और म्यांमार करीब 1643 किलोमीटर्स का बॉर्डर शेयर करते हैं दोस्तों, और इंडिया और म्यांमार के बीच में एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था, ये जो बॉर्डर एरियाज में जितने विलेजेस है ना उसके रिगार्डिंग 2018 में। बेसिकली ये जो मिजोरम और म्यांमार के बीच में जो माइग्रेशन होता है वो सबको बंद करने के लिए इंडिया और म्यांमार के बीच में 2018 में एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था। पर देखिए दोस्तों मिजोरम गवर्नमेंट ये बोलते हैं कि हम उन्हें रिफ्यूजी स्टेटस नहीं देंगे, पर जब तक म्यांमार में चीज़ें सुधर नहीं जाते तब तक उन्हें हम इधर रहने देंगे। इस तरह मिजोरम सेंट्रल गवर्नमेंट को रेस्पॉन्स दिया था। वैसे ये बात अभी चल रहा है दोस्तों। वैसे मैंने आपको बता दिया इंडिया यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी कन्वेंशन में सिग्नेटरी भी नहीं है। वैसे रिफ्यूजी से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है वो लेने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। मिजोरम गवर्नमेंट केवल एक ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन दे रहा है चीन रिफ्यूजीज को। अगला है पाइथागोरियन ज्योमेट्री इन वैदिक एरा टेक्स्ट सेंचुरीज बिफोर पाइथागोरस। रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर एक पोजीशन पेपर रिलीज किए थे, उसमें पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कुछ हिस्ट्री बताया हुआ है। बेसिकली उनका कहना यह है पाइथागोरियन थ्योरम जो है ये वैदिक टाइम से इंडियंस जानते थे करके, ठीक है। वैसे देखिए सिमिलर रेफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा सुलभ सूत्रास में, एंड सुलभ सूत्रास में सबसे ओल्डेस्ट है बोधायाना सुलभ सूत्रा, और ये बोधायाना सुलभ सूत्रा में पाइथागोरियन थ्योरम में जो
लिखा है पॉइंट वो लिखा हुआ है, ये इनका कहना है। ठीक है, नाउ in the first chapter in the Bodhayana Sulba Sutra contains the area of the squares produced separately by the length and breadth of a rectangle together equal the area produced by the diagonal। देखिए ये लगभग पाइथागोरियन थ्योरम से आप रिलेट कर सकते हो। वैसे पाइथागोरियन थ्योरम क्या बोलते हैं दोस्तों, एक राइट ट्रायंगल में मान लीजिए ये C है और ये A साइड है, B साइड है, दो जो परपेंडिकुलर साइड है इसको मैंने A एंड B दिया, ये जो डायगोनल साइड है इसका C दिया ना, इसको बेसिकली हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर। इसका मतलब ये है अगर कोई दो साइड का लेंथ आपको मालूम है तो आप इजीली तीसरे जो साइड है उसका लेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपने आपके स्कूल टाइम में पढ़ा होगा। और ये पाइथागोरियन थ्योरम जो है दोस्तों आजकल कंस्ट्रक्शन, नेविगेशन, एस्ट्रोनॉमी फील्ड्स में काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली न्यूज बस वही है दोस्तों, पाइथागोरियन थ्योरम के बारे में वन ऑफ द एंशिएंट वैदिक टेक्स्ट बोधायना सुल्ब सूत्रा में लिखा हुआ है। ये बोला है कर्नाटका गवर्नमेंट का एक पोजीशन पेपर के थ्रू। वैसे ये पोजीशन पेपर का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए पोजीशन पेपर बेसिकली एक ऐसे आप बोल सकते हो या फिर एक बहुत बड़ा आर्टिकल जिसमें एक पर्टिकुलर इश्यू के ऊपर आर्ग्यूबल ओपिनियन दिया हुआ है। जैसे कि अभी पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर एक ओपिनियन दिया है ना कर्नाटका गवर्नमेंट कि पाइथागोरियन थ्योरम में जो लिखा है वो बहुत पहले हमारा वैदिक टेक्स्ट में लिखा हुआ था। तो ऐसा एक पेपर जिसमें एक पर्टिकुलर इश्यू के ऊपर आर्ग्यूबल ओपिनियन है, इसे आप पोजीशन पेपर बोल सकते हो। फाइनल न्यूज, 347 पीपल डाइड व्हाइल क्लीनिंग सीवर्स सेप्टिक टैंक्स इन लास्ट 5 years सेंटर। देखिए लोकसभा में मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वीरेंद्र कुमार साहब एक रिप्लाई दिया है। इस रिप्लाई के हिसाब से पिछले 5 साल में 347 लोगों का डेथ हुआ है दोस्तों मैनुअल स्कैवेंजिंग से। देखिए जो सीवेज क्लीन करते हैं, सेप्टिक टैंक्स क्लीन करते हैं, इन्हें मैनुअल स्कैवेंजर्स बोलते हैं और ये जो काम है इसे मैनुअल स्कैवेंजिंग बोलते हैं। और लास्ट 5 years में सबसे ज्यादा डेथ हुआ है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड दिल्ली में, एंड दे अकाउंट फॉर 40% ऑफ दिस फैटेलिटीज। ठीक है, वैसे ब्रेकडाउन दिया हुआ है दोस्तों। 2017 में 92 डेथ्स हुए थे, 2018 में 67, 2019 में 116, 2020 में 19, 2021 में 36 एंड 2022 में 17। वैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन किया था अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013। आप किसी भी इंडिविजुअल को ह्यूमन एक्सक्रीटा क्लीन करने के लिए, कैरी करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम लॉन्च किया था जिसको नमस्ते स्कीम बोलते हैं। तो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव यह है दोस्तों, किसी भी ह्यूमन बीइंग को ये काम के लिए यूज नहीं करेंगे, मैकेनाइज्ड सैनिटेशन सिस्टम यूज करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान ये है, ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड डेथ होता है इसे 0 तक लाना है। तो ये नमस्ते स्कीम के बारे में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके आंसर राइटिंग में आपको ये स्कीम सबके बारे में लिखना है। वैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड 2-3 वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है। इसके रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में जो इंपॉर्टेंट है वो सब इंक्लूड किया हुआ है उन वीडियोस में, वो देख लीजिएगा हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च करके। तो दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।